नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और प्रश्न पत्र मॉडल प्रश्न पत्र का जो खंड है ए और बे उसको हमने हल कर लिया है। उसी मॉडल प्रश्न पत्र एक के जो दो भाग बचे हुए हैं, खंड से और खंड दे, उसको हम हल करेंगे आज। से खंड ये दे नहीं है, तो से खंड के अंतर्गत जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं उसकी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें आप बिना स्किप किए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर भी करें अपने दोस्तों और मित्रों तक, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका बेनिफिट मिले। तो यहाँ पर खंड से के अंतर्गत जो क्वेश्चन है, विद्यार्थियों 80 नंबर का पूरा पेपर आएगा, 3.25 घंटे का टाइम है। और उत्तर लिखना सबसे अच्छी बात यह है कि किस तरीके से हम उत्तर लिखते हैं और उत्तर लिखने का तरीका क्या होता है, ये बहुत महत्व रखता है। तो आप जितना उत्तर पूछा गया सटीक उत्तर लिखें उसका। यहाँ पर ये जो उत्तर है खंड से के अंतर्गत विद्यार्थियों 60 से 80 शब्दों में इसका शब्द सीमा है आपको लिखना। 3 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा और अथवा में भी आएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कवि बच्चन जी ने क्या संदेश दिया है। तो यहाँ पर एक समय की बात है कि भी दिन जल्दी जल्दी ढलता है का तात्पर्य क्या है, यानी कि समय रोकने से रुकता नहीं है और हम सभी को अपनी मंजिल तक पहुँचने की एक जल्दबाजी भी होती है। निश्चित समय के अंदर उस मंजिल तक, मुकाम तक हमें पहुँचना होता है। ऐसा ही यहाँ पर हुआ कि अचानक कवि को भी स्मरण आता है। हालांकि कवि को स्मरण आया कि उसके लिए घर पर कोई प्रतीक्षा नहीं करने वाला है, और ये विचार जैसे कवि के मन में आता है तो कवि थोड़ी दुखी भी हो जाते हैं। लेकिन ये गीत इस सत्य की ओर इशारा करता है कि मानव जीवन जो है वो एक निश्चित अवधि तक होता है, सीमित अवधि होती है, और उस सीमित अवधि में ही हमें अपने कार्य को करना होता है बिना समय व्यर्थ किए। तो इसका संदेश ये है विद्यार्थियों कि हमें अपना जो काम है वो निश्चित समय में पूरा कर लेना चाहिए। इसका अथवा का क्वेश्चन है कि बगुलों के पंख कविता का प्रतिपाद्य। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आप ध्यान रखें कि प्रतिपाद्य का तात्पर्य होता है मूल भाव, यानी मूल भाव क्या है इस बगुलों के पंख कविता का। ये कविता जो है वो उमाशंकर जोशी द्वारा लिखी गई है, ये भी आप ध्यान रखें। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो है वो प्रकृति के सुंदर दृश्य का वर्णन किया गया है। बगुले गगन में आकाश में उड़ते हैं और उस उड़ते बगुलों की सफ़ेद पंक्तियों को देखकर कवि कल्पना करता है, और बादलों के ऊपर तैरती सांझ या शाम की सफ़ेद काया के समान वो दृश्य दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। कवि उस सुंदर प्रकृति के दृश्य में अपने आप में पूरी तरह से खो जाता है। हालांकि वो बचना भी चाहता है लेकिन फिर भी प्रकृति के दृश्य से बचना नहीं पाता। यही इसका संदेश है। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, भक्ति अच्छी है ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का भाव नहीं, लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा। 3 नंबर क्वेश्चन 60 से 80 शब्दों का। तो उत्तर आपको जितना पूछा गया उतने ही शब्दों में, आसपास के शब्दों में ही उसको लिखना है। तो यहाँ पर भक्तिन के बारे में जो लेखक ने बताया कि भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं है, ये कहना कठिन होगा, क्योंकि पहली बात तो ये महादेव वर्मा को खुश रखने के लिए वे झूठ भी बोलती थी और उसको वो झूठ मानती नहीं थी। दूसरा बिंदु इसका लिख सकते हैं कि वे शास्त्रों की जो है वो वर्णनीय व्याख्या करती अपने हित के अनुसार ही कर लेती थी। महादेव वर्मा के इधर उधर पड़े हुए रुपयों को वो मटकी के अंदर छुपा देती थी। इस काम को वो चोरी नहीं मानती थी। और इसका तर्क उसका ये था कि भी घर में पड़े पैसे यदि इधर उधर रखे जाते हैं तो ये उसका काम है, कर्तव्य है उसका। भक्ति दूसरों को अपने अनुसार बनाना उसका ये गुण था या अवगुण था उसका, कि वो अपने अनुसार बना लेना चाहती थी लेकिन खुद बदलती नहीं थी। जैसे हमने देखा वो कोई भी सलीका नहीं सीखी काम सही ढंग से करने का, और महादेव वर्मा के जो है वो लाख बार 1000 बार कहने पर भी अपने आप को वो सुधार नहीं सकी। तो ये इसलिए कह सकते हैं कि उसमें दुर्गुणों का भाव नहीं है। नमक ले जाने के बारे में शफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चरित्र विशेषता बहुत अच्छे आ भी सकता है ऐसा। तो इसमें आप लिख सकते हैं, पहली बात तो ये कि वो बेईमान नहीं है, ईमानदार है, जुबान की पक्की थी, दृढ़ निश्चय थी, निडर थी, निर्भीक थी, विचारशील, कल्पनाशील थी, और
कानून का पालन करने वाली थी, ये कानून का सम्मान करना उसके मन में था। ये 5-6 बिंदु आप इसमें विद्यार्थियों लिख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों, हरिवंश राय बच्चन और महादेव वर्मा का लेखक परिचय। तो यहाँ पर दोनों ही कवि है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक कवियत्री है, हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद के प्रवर्तक हैं और इन्होंने मधुशाला इनकी प्रसिद्ध रचना थी। 1907 से 2003 इनका जीवन काल था। और मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मिलन यामिनी, एकांत संगीत, ये इनकी रचना है। और इस प्रकार इनका है वो आपको जीवन काल लिखना। महादेव वर्मा के बारे में मैं संक्षेप में थोड़ा सा बता देता हूँ। महादेव वर्मा छायावाद की कवियत्री, एकमात्र प्रसिद्ध कवियत्री, और 26 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ, 1987 में निधन हुआ। इनकी रचना सबसे पहले चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई और 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। इंदौर से इन्होंने पढ़ाई की। निर्जा निहार है, रश्मि है, यामा है, ये शांति गीत है, ये इनकी प्रमुख रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया था। पथ के साथी रेखा चित्र है इनका, स्मृति के पथ के साथी, श्रृंखला की कड़िया, तो ये इनके संस्मरण रेखा चित्र भी है, आप इनको भी याद रखें। तो महादेव वर्मा और हरिवंश राय बच्चन का ये कर्तृत्व वक्तृत्व भी आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों है, डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर बताइए। एन फ्रैंक की डायरी उसके सुख दुख का भावात्मक एक दस्तावेज है। कैसे, ये कहना क्या सत्य है? तो हाँ, वास्तव में सही है, क्योंकि इस डायरी में उसने अपने कष्टों और सुखों का सभी रूप से वर्णन किया। चाहे इसमें मम्मी हो, मिस्टर डसेल हो, हर बात को काटने, सभी कामों में कमी निकालने, हेयर स्टाइल को फिल्मी अभिनेताओं की नकल आदि कहने में, ये सब इनकी चीज़ें, इनका इसमें वर्णन है। और अज्ञातवास में जब वो रही, अनेक कष्ट पाना भी उसके लिए पीड़ादायक है। उसी तरह से पीटर के साथ उसका जो स्नेह प्रेम का संबंध था वो भी, और एकांत में बैठकर चांदनी का आनंद लेना है, जन्मदिन पर उपहार ग्रहण करना, भेंट ग्रहण करना आदि वे बातें उनके लिए सुख की बातें थी। अतः कहा जा सकता है कि जो एन फ्रैंक की डायरी है, लेखिका जीवन के सुख दुखों को व्यक्त करने में सफल रही है। और यह डायरी द्वितीय विश्व युद्ध के जर्मनी के हिटलर द्वारा यहूदियों पर ढाए गए जुल्म और दुखों, अन्यायों का भी वर्णन करती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं सुख और दुखों भावात्मक दस्तावेज है। सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित एवं धर्म पोषित नहीं होकर समाज पोषित था। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि उस समय राजा महाराजाओं का हम कह सकते हैं कि राज इसमें नहीं है, नहीं कोई राजा महाराजाओं की समाधियाँ मिली है, नहीं मूर्तियाँ मिली है। और समाज का जो पालन पोषण है वो समाज द्वारा ही था, धर्म द्वारा प्रचलित नहीं था। और संपूर्ण समाज की व्यवस्था एक रूप तक अनुशासित थी। साथ ही कह सकते हैं कि वहाँ के जो समाज के निवासी थे, समाज को पोषित करने में कला का प्रदर्शन भी उन्होंने किया, उसमें रुचि भी थी। वास्तुकला हो, चाहे नगर नियोजन हो, पत्थर की मूर्तियाँ हो, मृद भांड हो, ये विविध चीज़ें वहाँ पर मिली है, जिससे व्यक्त करती है कि ये है वो समाज पोषित ही सभ्यता थी। भव्य मंदिर है, विशाल उपासना स्थल आदि नहीं थे, वहाँ पर राजप्रसाद भी नहीं थे। तो राजा महाराजाओं के प्रसाद महल भवन नहीं होने की वजह से ये समाज पोषित है, धर्म पोषित और राज पोषित नहीं। अब मैंने आपको पहले बताया खंड से एक के बारे में, दोनों खंडों का वर्णन इसमें है प्रश्न पत्र में, खंड से और दे खंड में आपके प्रसंग व्याख्या है। तो मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों, आप इसमें प्रसंग लिखें पहले अच्छी प्रकार से। प्रसंग पूरा होने के बाद में इसके योजक चिन्ह लगाएं। प्रसंग पूरा हो गया, उसके बाद में आप अलग से व्याख्या जो है वो शब्द लिखें। बहुत सारे विद्यार्थी ध्यान नहीं देते हैं, प्रसंग और व्याख्या अलग अलग शब्द लिख करके ही उसका उत्तर करना होता है। तो ये जो प्रसंग व्याख्या है हरिवंश राय बच्चन के आत्म परिचय कविता से लिया गया है और उसमें अपने आपके उस के विचारों को यहाँ पर बच्चन जी ने प्रकट किया है। मैं निजूर के उद्गार लिए फिरता हूँ। तो प्रसंग में आपको सही ढंग से लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश या अवतरण हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय कविता से लिया गया, जिसमें उन्होंने अपने बारे में विचार प्रकट किए। मैं निजूर के उद्गार, उर यानी हृदय के, उद्गार यानी विचार,
विचारों में खोए रहते हैं निजूर के, और उन्हीं विचारों को अपने लिए भेंट भी मानते हैं। फिर कहते हैं अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, अधूरा संसार उनको अच्छा नहीं लगता है, तो वो अपने कल्पना के अनुसार संसार को बना करके उसमें जो मस्ती से घूमते रहते हैं। फिर प्रेम की अग्नि में अपने आप को जलाते हैं, उसमें ही जलते रहते हैं, सुख दुख दोनों में मग्न मस्त रहते हैं। और कहते हैं मैं भवसागर कि संसार तो भवसागर, यानी यहाँ पर रूपक अलंकार भी खड़ी बोली भाषा है इसमें पूरे में, विशेष में आपको ये लिखना होता है। जग संसार रूपी सागर को तैरने के लिए नाव बनाता है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं जो मन की लहरों में ही मस्त रहकर, उसमें प्रेम रूपी लहरों में ही मस्त रहकर बहा करता हूँ, फिरता रहता हूँ। दूसरा प्रसंग जो है आपको विद्यार्थी यहाँ पर देखो क्या लिखना है। पतंग आलोक धनवा की रचना पतंग से लिया गया, तो प्रसंग में आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग कविता से लिया गया है। पतंग के सहारे बताया गया कि बच्चों की बाल मनोविज्ञान का इसमें वर्णन किया विद्यार्थियों कि किस प्रकार पतंगबाजी करते हैं तो बच्चे कितने रोमांचित हो जाते हैं और कितने निडर होकर के भयमुक्त होकर के पतंगबाजी आनंद लेते हैं। तो पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, वे यहाँ प्रश्न ये भी आता है विद्यार्थियों, वे किसके लिए आया है, तो बच्चों के लिए आया है। यानी कि पतंगे तो उड़ती है आकाश में गगन में, लेकिन उसके साथ ऐसा लगता है जैसे बच्चे भी पतंग के साथ साथ उड़ रहे हैं, यानी वो उनका मन की बात गई है, मन बच्चों का पूरी तरह से उससे पतंग से जुड़ा रहता है। अपने रंध्रों के सहारे, यानी शरीर के जो छिद्र हैं वो रोमांचकारी छिद्रों के सहारे ऐसा लगता है जैसे पतंग के साथ उड़ रहे हैं। अगर वे कभी गिरते हैं खतरनाक छतों के किनारों से और जब बच जाते हैं तो और भी भयमुक्त होकर के सुंदर वातावरण में सूरज के सामने आते हैं और पतंगबाजी करते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूर्व पृथ्वी को वो नाप लेना चाहते हो, मानो बेचैन पैरों के पास, यानी कि स्वयं पृथ्वी मानो चल करके उन बच्चों के पैरों के पास आ जाना चाहती हो। तो यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार भी है, कल्पना व्यक्त की गई विद्यार्थियों। तो खड़ी बोली हिंदी भाषा में ये दोनों थे, दोनों महत्वपूर्ण प्रसंग है आपको, इसलिए इनका अच्छी तरह से याद करें। और ये मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि आत्मपरिचय कविता से लिया गया हरिवंश राय बच्चन, दूसरा आलोक धनवा पतंग कविता से। ऐसे आपको लिखना है विद्यार्थियों, ये प्रसंग और व्याख्या अलग अलग लिखनी है। उत्तर लिखने का तरीका आपका सही होना चाहिए, काटा छांटी बिल्कुल नहीं करनी है, कम से कम जो है वो कोई गलती है हो जाए तो अलग बात है, लेकिन और एक त्रुटि चिन्ह भी ध्यान रखना है। ये त्रुटि चिन्ह है, ये अंश पद का आक पद इसको कहते हैं। अभी सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी ये पूछा गया था कि कौन सा चिन्ह होता है, तो ये इसको अंश पद त्रुटि चिन्ह कहते हैं। ये लगा के आप ऊपर यहाँ पर जो है वो, ये तो ऊपर चिन्ह लगेगा और फिर आप बीच में वहाँ पर शब्द लिख सकते हो। यानी ये चिन्ह लगाने के ऊपर, जैसे ये आपने मान लो वस्तु को छोड़ दिया तो यहाँ को की जगह ये चिन्ह लगेगा और ऊपर शब्द लिखना है को, इस प्रकार ये ध्यान रखना है। अब देखो ये गद्यांश है, तो इस गद्यांश में भी आपके है शीश का फूल से ये ले गया हज़ारी प्रसाद द्विवेदी का, इसमें आपको पढ़ करके इसका भावार्थ करना है। और दूसरा जो है वो है आपके प्रसंग और व्याख्या हो गई, और दूसरे का भी आपको वर्णन अच्छी तरह से करना है। तो विद्यार्थियों दूसरा जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित मेरी कल्पना का आदर्श समाज लेख से लिया गया, और इसमें आदर्श समाज की कल्पना की गई है। ये प्रसंग होगा, इसकी व्याख्या करनी है आपको। फिर देखो आगे चलते हैं, यहाँ पर आपके 4 अंकों का ये प्रश्न आएगा वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थियों। उपखंड अधिकारी सुमेर पाली की ओर से विभिन्न कार्यों करवाने के लिए पंजीकृत ठेकेदारों से निविदा आमंत्रित करने के लिए निविदा सूचना तैयार करें। तो निविदा सूचना आपको तैयार करनी है। और आयुक्त निर्वाचन आयुक्त राजस्थान जयपुर की ओर से सचिव कार्मिक विभाग को एक अर्थशास्त्र की पत्र लिखी जिसमें कर्मचारियों का चुनाव आयोग है कार्य हेतु सहयोग का उल्लेख हो। तो निविदा अलग प्रकार से होगी। यहाँ पर यह आपके अर्थशास्त्र की पत्र है। तो अर्थशास्त्र की पत्र जो होता है वो जिसमें 2 व्यक्तियों में आपस में घनिष्ठ संबंध होता है, उन्हीं को लिखा जाता है सरकारी कार्यालय में लगे व्यक्तियों के द्वारा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आयुक्त की ओर से है, तो आयुक्त का नाम लिखा जाए वी के सिंह आयुक्त है। जैसे यहाँ लिखा आयुक्त की ओर से, जयपुर के सचिव ये आयुक्त है, दिन के हो जाएगा फिर कार्यालय और यहाँ दिनांक। और यहाँ पर आपको जो है महोदय नहीं लगाना, प्रिय श्री यशपाल जी जिनको लिखा जाता है उनके लिए प्रिय श्री आएगा अर्थशास्त्री के पत्र में। बीच में इसका भाग आएगा बॉडी, और यहाँ आपको भवनिष्ठ हस्ताक्षर वापस भेजने वाले का ही बी के सिंह जो आयुक्त है। तो ये है वो इस प्रकार इस ऐसे लिखना होता है। और अंतिम क्वेश्चन है इस मॉडल प्रश्न पत्र फर्स्ट का कि निबंध लिखना है 300 शब्दों में 5 नंबर का। तो निबंध में आपको क्या ध्यान रखना विद्यार्थियों, टॉपिक पर आपको याद तो करना ही है। आप निबंध लिखें तो ऐसा नहीं लिखना इसमें प्रश्न में कि जैसे बालिका शिक्षा आप लिखा या 4 नंबर लगा के बालिका शिक्षा, ऐसे नहीं करना। आपको बालिका शिक्षा है तो वो आपको बालिका शिक्षा
शीर्षक लिखना है, अंडरलाइन करना है। फिर आपको रूपरेखा संकेत बिंदु लिखना है, जितने भी 5-4 बिंदु है उपसंहार तक, प्रस्तावना से उपसंहार तक, और फिर उनका वापस 1 नंबर लगा करके वर्णन करना। प्रत्येक बिंदु को अंडरलाइन करना, ये भी आप ध्यान रखें। एक एक चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा लें कि किस तरीके से वार्षिक पेपर है वो हल करना है, और बेहतर तरीके से सही ढंग से हल करोगे तो आपको पूरे अंक प्राप्त होने की पूरी संभावना रहती है। यदि हम गलतियां करते हैं तो मौका मिलता है एग्जामिनर को नंबर काटने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।